दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल एसएससी सीजीएल 2022 हो गया जो 11 अप्रैल से कंटिन्यू हो रहा है। साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीडी 2 हो गया। इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम वैसे टीचर्स करवाती हैं। अभी हाल ही में जो एसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ है जो 8 फरवरी 2022 से 16 मार्च 2022 तक विभिन्न शिफ्टों में कंडक्ट हुआ था, फेज़ 9 के एग्ज़ाम। और इसमें भी ग्रेजुएट लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम थी और इनकी ऑफिशियली आंसर के आ चुके हैं। तो आंसर के आने के बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं 8 फरवरी 2022 को एसएससी फेज़ 9 के जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, वैसे ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम टोटल 5 शिफ्ट में हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एक सीरीज़ रहेगी। कोशिश रहेगी सीजीएल एग्ज़ाम से पहले ये सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके कवर हो जाए। जो स्पेशल इसमें करंट अफेयर्स वगैरह का आपको जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा और सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने वाले हैं। जो सवाल रिपीट होते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत बार आपने एनालिसिस में देखा होगा, प्रीवियस जो अलाउ था एसएससी के एनालिसिस में, अभी आंसर के आने के बाद यहाँ पर आपको रियल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। शुरुआत करते हैं 8 फरवरी 2022 की, जो लास्ट एक ही शिफ्ट में ये हुआ था जो ग्रेजुएट लेवल का है। इससे पहले प्रथम शिफ्ट में हुआ था, शायद 10th लेवल का एग्जाम था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 25 जो जीके के सवाल कवर करे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी भी जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस से ही मजबूत हो पाएगा, आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। टीटीजी कूपन कोड यूज़ करने पर मैक्सिमम यहाँ पर 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ऑफर अवेलेबल है। तो ये आप सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित जो मॉक टेस्ट रहते हैं यहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आपको पता चल जाए आपकी क्या स्थिति है, कौन सा सेक्शन आपका वीक के समय रहता है, आप उसको बूस्ट कर सकें। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपके सामने जो पहला जीके का सवाल है, टोटल 25 सवाल इस शिफ्ट जो 8 फरवरी के हैं देखने वाले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से देखिएगा। तो पहले सवाल कुछ यहाँ पर इस शिफ्ट में 4 सवाल है वो करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स है, मैक्सिमम 2021 की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान है, इसके आरंभ की प्रथम वर्षगांठ कब मनाई गई है? फरवरी 2020। यदि आपको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये कब लॉन्च हुई है तो प्रथम वर्षगांठ है 1 वर्ष बाद हो जाएगी। तो फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था और फरवरी 2020 में इसकी क्या हो जाएगी? प्रथम वर्षगांठ है। अब देखिए इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जो 6,000 रुपये से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, कौन सी योजना के तहत है, कितने रुपए का यहाँ पर आर्थिक सहायता मिल रही है किसानों को। तो देश के सभी छोटे और सीमांत किसान, शुरुआत में नियम था जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन थी, उनको 6,000 रुपये ये सालाना आर्थिक सहायता दी जाएगी। 3 किस्तें बराबर 2,000 रुपये की। ठीक है, बाद में ये 2 हेक्टेयर का नियम है वो हटाया गया, यानी सभी किसानों को यहाँ पर फायदा मिल रहा है। 6,000 रुपये जो सालाना इनको एक तरीके से आर्थिक सहायता दी जा रही है। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लॉन्च हुई थी और फरवरी 2020 में इसकी प्रथम वर्षगांठ थी। नेक्स्ट वाला देखते हैं जो करंट अफेयर्स का ये है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे जो अभिनेता हैं रजनीकांत, इनको दिया गया है। 2019 का जो 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1 अप्रैल 2021 को दिया गया है, रजनीकांत को दिया गया है। और इस दादा साहेब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। प्रथम दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, शुरुआत हुई थी 1969 में, देविका रानी को दिया गया था। और इससे पहले जैसे कि रजनीकांत से पहले जो 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट वाला, भारत और इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के बीच खेली गई टेस्ट श्रृंखला ये 2021 की फरवरी और मार्च 2021 दे रखा था सवाल में, तो इसका क्या रिजल्ट रहा है? तो जितने भी लेटेस्ट में भारत और अन्य जो भी क्रिकेट टीम हैं उनके मध्य सीरीज हुई है, वनडे, टेस्ट, T20 है, उनका आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, कौन उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज देखने वाले 2021-22 में हुई है, आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है। एक तरीके से मान के चलिएगा सीजीएल से एक सवाल यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है क्योंकि ये इस टाइप से सवाल प्रीवियस एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे गए और अभी लेटेस्ट एग्जाम फेज़ 9 में आया है जब एसएससी ने, तो आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी। तो भारत और इंग्लैंड की ये फरवरी और मार्च में जो सीरीज हुई थी जिसमें टेस्ट की थी भी, वनडे की भी थी और T20 की भी थी, तो इस टेस्ट सीरीज में भारत है ये श्रृंखला को 3-1 से जीत गया है, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज, इस टेस्ट श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत इंग्लैंड की जो हुई है वो R अश्विन रहे हैं। और इन दोनों के मध्य वनडे की भी हुई है। तो वनडे की जो सीरीज है जिसमें भारत ने ये सीरीज जीती है एक तरीके से
3 मैचों की श्रृंखला को 2-1 से जीता है इंडिया ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं जॉनी बेरिस्टो। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और भारत और इंग्लैंड के मध्य जो T20 इंटरनेशनल सीरीज हुई है, जिसमें भारत ने 5 मैचों की जो श्रृंखला है उसको 3-2 से जीता है, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं विराट कोहली। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए है इंडियन क्रिकेट टीम जो अन्य श्रृंखलाएं हुई हैं, जैसे भारत की जो क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका गई थी 2021-22 में, कब? दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के मध्य है। तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स का सवाल बनता है। इसमें टेस्ट और वनडे की 2 श्रृंखला हुई हैं भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य, याद रखिएगा। 2021-22 जो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के मध्य टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने ये श्रृंखला जीती है। 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीता था, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे के पीटरसन रहे थे, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। वनडे की जो सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका और इंडिया के मध्य 2021-22 में 3 मैचों की श्रृंखला को क्लीन स्वीप किया है, 3-0 से जीता है साउथ अफ्रीका ने, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका लगातार दोनों ही सीरीज जीत गए हैं, टेस्ट और वनडे की। इंडियन क्रिकेट टीम जो साउथ अफ्रीका गई थी 2021-22 में, प्लेयर ऑफ द सीरीज देखिएगा वनडे में रहे हैं क्विंटन डिकॉक। नेक्स्ट आपको याद रखना है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो भारत में आई है 2021-22 में, नवंबर से दिसंबर 2021 के मध्य ये श्रृंखला हुई है T20 और टेस्ट की। न्यूजीलैंड और इंडिया के मध्य में जो टेस्ट सीरीज हुई है लेटेस्ट वाली, भारत ने 2 मैचों की श्रृंखला को 1-0 से जीता है, टेस्ट 1 ड्रॉ हुआ है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं रविचंद्रन अश्विन रहे हैं, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? T20 इंटरनेशनल सीरीज में जो भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुई है नवंबर दिसंबर 2021 में, भारत ने ये श्रृंखला को क्लीन स्वीप किया है, 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से जीत लिया है इंडिया ने। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं रोहित शर्मा जो इस सीरीज के कप्तान थे T20 के, टेस्ट की कोहली थे विराट कोहली। और वेस्ट इंडीज, अब नेक्स्ट आपको श्रृंखला है तो 2021-22 के हैं, फरवरी 2022 में लेटेस्ट में हुई है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो भारत में आई है 2021-22 में, जिन्होंने वनडे और T20 2 सीरीज खेली हैं और दोनों ही सीरीज को इंडिया ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया है। वनडे इंटरनेशनल सीरीज जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के मध्य हुई है, भारत ने जीती है 3 मैचों की श्रृंखला को पूरे ही 3-0 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा जो भारत के एक तरीके से बॉलर। T20 इंटरनेशनल सीरीज है, ये भी भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं एस यादव, सूर्य कुमार यादव हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज, जरूर याद रखिएगा। और मैं बात करूं जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है वो श्रीलंका में जुलाई 2021 में मैच हुए हैं, जिसमें वनडे की सीरीज है वो भारत ने जीती है 3 मैचों की श्रृंखला को 2-1 से। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे सूर्य कुमार यादव। T20 सीरीज है ये श्रीलंका ने जीती है 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं डब्लू हसरंगा जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं। तो ये सीरीजें हैं लेटेस्ट वाली क्रिकेट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से जरूर याद रखिएगा करंट अफेयर्स। अगला सवाल देखते हैं, पूछा गया है केंद्रीय बजट 2021 ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की है? तो बजट से यहाँ पर करंट अफेयर्स का सवाल आया, तो पूरा बजट जरूर देख लेना। केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित एक वीडियो भी डाला हुआ है, वो चेक कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च करके डालना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल उसमें कवर है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना जहाँ पर PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर 2 बैंक हैं वो निजीकरण हो रहा है इनका, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर निजीकरण की जो घोषणा हुई है, जो PSU बैंक है पब्लिक सेक्टर की, वो 2 बैंक हैं। अब समझते यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक होगी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इनका निजीकरण किया जाएगा। और साथ ही साथ एक सामान्य बीमा कंपनी है उसका भी निजीकरण होगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UNCED है, एजेंडा 21 की बात हो रही है। तो ये पूछा है कि कब कहाँ पर जो अपनाया गया था एजेंडा 21 है वो आयोजित कहाँ पर किया गया था, ये UNCED। तो ये आयोजित किया गया था रियो डे जेनेरियो में, बात है 1992 की। तो 23 अप्रैल 1992 को ये अपनाया गया था। नेक्स्ट वाले एक बुक का पूछा गया है जो कि ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की। सवाल है बाई गॉड्स डिक्री, इस पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? बाई गॉड्स डिक्री है कपिल देव की आत्मकथा। विभिन्न क्रिकेटर और जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम सवाल आ जाता है। तो कपिल देव और जो सहलेखक विनय वर्मा के द्वारा लिखित है बाई गॉड्स डिक्री है। जैसे मैं बात करूं युवराज सिंह का, प्रीवियस एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है, ये किनके द्वारा लिखित है? युवराज सिंह की बायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर की जो बायोग्राफी है वो है प्लेइंग इट माई वे। को ऑथर कौन है? बोरिया मजूमदार। और सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखित प्लेइंग इट माई वे इनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है। बात करें साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी, 2 है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन
एंड ऑफ कोर्ट हो जाएगी साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी। कपिल देव की वैसे 3 बायोग्राफी हैं, एक बाई गॉड डिक्री 1985 के द्वारा 85 में लिखित है, क्रिकेट माई स्टाइल है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट है, ये तीनों ही कपिल देव की हैं। आपको जो बाई गॉड्स डिक्री का पूछा गया है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इस पुस्तक एक तरीके से कहे बायोग्राफी ये किसकी है, सौरव गांगुली। याद रखिएगा सौरव गांगुली की बायोग्राफी ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, काफी बार एग्जाम आया है। और जो वाइड एंगल है ये किसकी बायोग्राफी है, तो अनिल कुंबले की बायोग्राफी है वाइड एंगल। रवि शास्त्र की बायोग्राफी का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है तो ये हो जाएगा स्टेयर गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, रवि शास्त्र की बायोग्राफी है। नेक्स्ट सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सर्वाधिक साक्षरता दर, देखिए पहली साक्षरता दर कौन से राज्य के लिए सभी को पता, लेकिन यहाँ पर सेकंड का पूछा गया तो ये पूरी मैं आपको टेबल बता दूं। जो भी साक्षरता दर रही है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग केरला ने टॉप किया है 93.91% साक्षरता जो लिटरेसी रेट है। उसके बाद लक्षद्वीप है 92.28, फिर मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, राज्य की बात करें तो केरल के बाद मिजोरम है 91.58 है, बाकी ओवरऑल यूटी एंड राज्य लक्षद्वीप आ जाता है 92.28%। इस प्रकार इस पूरी लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर है बिहार, बिहार के बाद है अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान, इनकी साक्षरता दर है वो 67 के आसपास है, वो सबसे कम हो जाएगी। अब देखिए साक्षरता दर से एग्जाम एक सवाल पूछा हुआ एनटीपीसी में कि कौन सी जो आयु वर्ग है उनके बाद के काउंट की जाती हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति जिनकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है। जो 7 वर्ष या उससे अधिक है उनको बाद में देखा जाएगा, और जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जो लिटरेसी रेट ओवरऑल निकल के आई है वो 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.14, पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं, महिलाओं की है 65.46%। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कौन सा नृत्य कैलिकोटू के साथ आरंभ होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है और उसके बाद थोडायम होता है। कौन सा नृत्य है कैलिकोटू के साथ आरंभ होता है, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, उसके बाद थोडायम होता है, तो कथकली नृत्य की बात है। केरल की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है कथकली है वो कैलिकोटू के साथ प्रारंभ होता है और थोडायम पर समाप्त होता है। मुस्लिम लीग जिन्होंने जो बात है यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे की, वो कौन सा दिन है, तो 16 अगस्त का। ठीक है, 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस है वो मुस्लिम लीग ने घोषित किया था, तो 16 अगस्त है ये एक डायरेक्ट एक्शन डे घोषित हुआ था। जो सीधी कार्रवाई है इसका उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम लीग का एक अभियान जो पाकिस्तान को देश के रूप में भारत से अलग करने के लिए चलाया गया था, और डायरेक्ट एक्शन डे है 16 अगस्त 1946 को। इसे 1946 कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति से संबंधित अनुच्छेद है 323A। कौन सा, 323A हो जाएगा। अब देखिए 323A और 323B दोनों ही ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित हो जाएगा। 323B है और इसमें संसद में ही ये होता है कानून, और बाकी ये जो 323B है अन्य न्यायाधिकरण से संबंधित या फिर ऐसे न्यायाधिकरण को संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा गठित करने में सक्षम बनाता है। और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323A है, इसका उद्देश्य देश में लोक सेवा में संलग्न जो कर्मी हैं उनकी भर्ती है, सेवा के नियम शर्तें हैं, उनसे संबंधित न्याय निर्णय की ये अपेक्षा है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A वाला आर्टिकल। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की भारत की बाउंड्री टच होती है, कितने किलोमीटर है, तो बांग्लादेश के साथ 4156 किलोमीटर की सीमा है। वो राज्य कौन से हैं, तो यहाँ पर राज्य हो जाएंगे जो टोटल 5 राज्य हैं। असम, याद रखिएगा असम, मैप एक तरीके से आपकी कवर होना चाहिए तो इजी हो जाएगा। असम हो, फिर पश्चिम बंगाल है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल जो 1850 किलोमीटर की सीमा है उसको साझा करने वाले भारत के राज्य, तो जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत की कौन से राज्य कितने किलोमीटर बाउंड्री टच करता है। एनटीपीसी में बहुत से चैप्टर में सवाल आया है, तो टीसीएस इस प्रकार से बार बार एग्जाम में सवाल रिपीट करती है, तो ये इजी वाले सवाल जरूर देख लेना। और इसमें कंफ्यूज ऑप्शन से हो जाते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा मैप में देखेंगे तो आपकी इजीली ये सेव हो जाएगा दिमाग में। उत्तराखंड, नेपाल है जो 1850 किलोमीटर, वो राज्य है, इसमें भी 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और
बिहार। पाकिस्तान के साथ राजस्थान, गुजरात, पंजाब है, यूटी, जम्मू कश्मीर। तो भारतीय सीमा कितनी है पाकिस्तान के साथ? 3,323 किलोमीटर। और भारत भूटान की सीमा जो 699 किलोमीटर है बाउंड्री शेयर होती है, उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्किम जो राज्य हैं उनकी बाउंड्री भूटान के साथ साझा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है, ये आपको पूछा। गलत स्टेटमेंट कौन सा है? इन तीन आपके दे रखे थे स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कूटनाड के बारे में बताया गया है कि कूटनाड कर्नाटक राज्य में है, एक क्षेत्र है वैसे कूटनाड। और ये कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे जो धान, चावल, पेड़ी है उनकी खेती में लाभकारी होती है। कूटनाड एक रामसर स्थल भी है। तो इनमें से ऑप्शन एक तरीके से जो स्टेटमेंट ए है वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कूटनाड है वो केरल राज्य में है, न कि कर्नाटक राज्य का क्षेत्र है। इसमें 3 प्रमुख केरल के जिले कवर होते हैं। कौन से? अलापुझा, कोट्टायम और पथानामथिट्टा है। इन जिलों को कवर करने वाला एक क्षेत्र है कूटनाड, जो अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। और एक तरीके से ये कृषि प्रणाली है समुद्र तल से नीचे, और इसमें ये भारत में एक तरीके से आप कह सकते हो सब पहला एक ही स्थान है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र की भारत में सबसे कम ऊंचाई है, और ये दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ समुद्र तल से नीचे है वो खेती की जाती है। ऐसे काफ़ी कम स्थान है दुनिया में, और भारत में एक तरीके से यही है। जो कूटनाड है केरल में है, याद रखिएगा, ना कि कर्नाटक में है। मकबरा चीनी का रोजा कहाँ पर स्थित है? चीनी का रोजा जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो ये टॉम्ब आगरा में है। किनका मकबरा है यहाँ पर? तो अफजल खान सिराजी, जो कि शाहजहां के प्रधानमंत्री थे। 1635 में इस टॉम्ब का निर्माण जो आगरा में स्थित है, चीनी का रोजा है ये टॉम्ब। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई थी? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इनमें से स्वदेश दर्शन योजना 2015 में, 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी। अन्य जैसे विकल्प की बात करूँ, हृदय है, अमृत है, बहुत बार यहाँ से सवाल आता है। हृदय है जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, हृदय योजना 2015 में ये भी लॉन्च हुई थी। और ये जो योजना है कौन से मंत्रालय की है? जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है। तो इनके जो योजना की शुरुआत है वेंकैया नायडू ने उस समय 21 जनवरी 2015 को की थी, जो कि शहरी विकास मंत्रालय ने एक तरीके से 12 शहरों को इसमें शुरुआत में पहले चरण में शामिल किया था। एक यहाँ पर विकल्प था अमृत योजना, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजूनमेंट, और ये योजना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, ये भी 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर वातावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजन जो एंटीजन है उनके प्रति किसकी अतिरंजित प्रतिक्रिया को एलर्जी कहा जाता है? तो एलर्जी की डेफिनेशन है वो प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति अतिरंजित प्रतिक्रिया जो रहती है वातावरण में उपस्थित एंटीजन की, उसी को ही एलर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर आप देखेंगे जो लेखक जो रचनाएं हैं जैसे मालविकाग्नि मित्रम है, यहाँ पर विकल्प पूछा क्या है, कौन सा युग्म सही है? तो मालविकाग्नि मित्रम आप सभी को पता होगा ये रचना किसकी? तो ये रचना है एक मिनट कालिदास की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ जैसे सही की बात करें तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है जो कि सही है। और यहाँ पर दे रखा है विष्णु शर्मा की, ये विष्णु शर्मा की एग्जाम आता है पंचतंत्र से, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पर मैं प्रमुख रचनाएं बता देता हूँ। अब देखिए कादम्बरी है, ये कौटिल्य की नहीं है। अब मैं बात करूँ जो यहाँ पर 2 रचनाएं प्रमुख आती है बाण भट्ट की, एक हर्षचरित आती है, एक कादम्बरी आती है। वो किन की है? कौटिल्य की न होकर बाण भट्ट की है। अब अर्थशास्त्र चाणक्य है, राजतरंगिनी कल्हण की है, महाभाष्य पतंजलि की है, और जो भास की है वो है स्वपन वासवदत्तम और प्रतिज्ञा योग्य गंधरायण, ये भास की है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, याद रखिएगा हर्षवर्धन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रत्नावली और प्रियदर्शिका से एग्जाम में सवाल आता है। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की, ठीक है। विक्रमांक चरित बिल्हण की है, महाभारत वेदव्यास की है, रामायण वाल्मीकि, अष्टाध्यायी पाणिनि की है। विकल्प में एक पाणिनि का भी था जो कि दे रखा था, उसमें गलत कौन सा था? ये वाला मर्षकटिकम है, वो पाणिनि दे रखा था। मर्षकटिकम है, इनके रचनाकार है महाराज शूद्रक। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, गीत गोविंद जयदेव की, याद रखिएगा गीत गोविंद। और फिर मुद्रा राक्षस है, राक्षस विशाख दत्त की है। हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट की है जो आया था आपकी। और कालिदास के द्वारा रचित में कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम है, ऋतुसंहारम है, ये प्रमुख नाटक वगैरह। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन अब मनाए कौन से जाते हैं? रक्षाबंधन सभी को पता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
बुद्ध जयंती, अब बुद्ध पूर्णिमा के कहा जाता है इसे बुद्ध जयंती को, जो कि वैशाख माह की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन श्रावण माह की और बुद्ध जयंती है वो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह की पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा को ही एक तरीके से जन्म हुआ था वैशाख माह की पूर्णिमा को, और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और अन्य जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सब ए बारात है, ये जो मुस्लिम महीना रहता है शाबाना, इस महीने की 15 तारीख एक तरीके से ये पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है, और ईद उल फित्र है, ये पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है। अब ईद उल फित्र है जो इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीना रहता है, शवाल नाम है उनका, उसका पहला ही दिन मनाया जाता है ईद उल फित्र। नेक्स्ट सवाल, दिए गए कथनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है? 3 प्रमुख कथन देखिएगा, पूछा कौन से कथन सही है, तो तीनों ही यहाँ पर देखते हैं। नियंत्रक और महालेख परीक्षक यानी जो सीएजी है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेक्ट है। सीएजी को पद से केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और सम्मान आधार पर हटाया जा सकता है, करेक्ट है। सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के पद के अधीन वो सेवा नहीं दे सकते, पात्र नहीं होंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं जो आप उपरोक्त देख रहे हो। सीएजी के कार्यकाल, अन्य सीएजी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्यकाल रहता है 65 वर्ष और 6 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, आर्टिकल कौन से के अंतर्गत आता है? ये पद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत है। वर्तमान में जो सीएजी है वो 14वें नंबर के हैं, जीसी मुर्मू है। प्रथम कौन थे सीएजी? तो वी नरहरि राव थे। और सीएजी का प्रमुख कार्य में भारत की जो संचित निधि है, राज्यों की संचित निधि है, ठीक है, संघ शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा हो, वहाँ पर सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण ये करते हैं सीएजी। आर्टिकल 148(4) में पद का उल्लेख है, और आर्टिकल 148(4) के अनुसार ही इसमें बताया गया है कि जो पद है भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार का अधीन जब पद छोड़ देते हैं उसके बाद नहीं रह सकते हैं। और नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक गना और बैंगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध है? गना और बैंगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है वो दोस्तों है जानकी अमाल। इनमें से जानकी अमाल हैं, ये गना और बैंगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए इनका वैज्ञानिक एक तरीके से काम हुआ है जानकी अमाल का। अन्य विकल्प के बारे में जानना भी आपके लिए आवश्यक है क्योंकि जो ऑप्शन में दिया है तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं उन्हीं से घुमा के सवाल आ जाए। देखिए, सौम्या स्वामीनाथन सभी को पता होगा, टीबी और एचआईवी पर इनका शोध रहा है, तपेदिक और एचआईवी पर भी रहा है। कमला सोहानी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, साइंस विज्ञान विधा में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाली विज्ञान विधा में पहली महिला कमला सोहनी है। असीमा चटर्जी की बात करें तो इनका कुछ शोध आप देख सकते हो, विंसा एल्कोलॉइड्स है और मिर्जिलेट रोधी मलेरिया रोधी औषधि पर इनका शोध रहा है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, 1887 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया कि ये कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों से बनी है। कांग्रेस किससे बनी है? भारत के किसी एक वर्ग से नहीं बल्कि सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से बनी है। तो ये जो संबोधन दिया है, तो जब ऑप्शन सवाल में दे रखा है 1887 में, तो आपको पता होना चाहिए 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जो सेशन हुआ था 1887 में, तीसरा सेशन था कांग्रेस का, मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये स्टेटमेंट बदरुद्दीन तैयब जी का ये जो संबोधन रहा है। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ है, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। सेकंड है कलकत्ता में 1886 में हुआ था, जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, भारत के संविधान का 42वां अमेंडमेंट कब पारित किया गया था? ठीक है, 42वां जो संशोधन जिसे लघु संविधान है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में पारित हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को इसमें प्रभावी बनाया गया है। और 3 जो प्रस्तावना में शब्द पहली बार अमेंडमेंट हुआ एक तरीके से प्रस्तावना में एक बार ही, समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता ऐड है, वो इसी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए हुए हैं। मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है भाग 4 क में। तो ये सभी प्रमुख संशोधन है, बाकी बहुत सारे इसमें हुए थे ऐड। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्पष्ट किया गया कि जो राज्य की जितने भी डीपीएस में नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मौलिक अधिकारों की तुलना में वरीयता दी जाएगी। किनको? मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ है। लेकिन बाद में ये मिनरवा मिल्स बनाम भारत सरकार केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान के उक्त प्रावधान को क्या किया था? अवैध किया था। अगला सवाल यहाँ पर, अंतर्देशीय धाराएं जो नदियाँ हैं, इनलैंड स्ट्रीम्स हैं, जो समुद्र में नहीं मिलती हैं, जो भी अंतर्देशीय हैं नदियाँ वगैरह समुद्र में नहीं मिलती, तो सामान्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, शैवाल आमतौर पर किन में नहीं पाए जाते हैं? शैवाल इनमें से शुष्क पत्थर है उसमें नहीं पाए जाते हैं। अल बिरूनी की जो किताब है, जो बुक पुस्तक है, किताब उल हिंद इनकी रचना है, ये किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। बहुत बार सवाल आता है। अंतिम सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई है? साइंस के काफ़ी कम सवाल देखने को मिल रहे हैं आपको।
कौन सी ऊर्जा की इकाई है, तो इनमें से किलोवाट घंटा है, ये ऊर्जा की इकाई है। आपको पता होना चाहिए जब एक यूनिट की बात होती है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब जूल पर सेकेंड दे रखा है एक विकल्प में। अब कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है तो पावर की यूनिट हो जाएगी जूल। पास्कल किसकी है, दाब की है। वोल्ट विभवांतर या विभव की। इस प्रकार 25 सवाल जो जीके के पूछे, आप कमेंट करके बताएं इन 25 में से आपको कितने सवाल का आंसर एक तरीके से पता था। तो ये फेज 9 का जो एग्जाम हुआ है 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी का जो एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का, इसी प्रकार नेक्स्ट 4 और शिफ्टों में एग्जाम हुआ था आपकी ग्रेजुएट लेवल का। बाकी 12th और 10th के तो काफ़ी शिफ्टों में एग्जाम हुई थी। कोशिश रहेगी जल्दी जल्द इनके सवाल हैं इस प्रकार आंसर की आ ही गई है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो आप जितना हो सके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर बहुत जल्द आपके सामने सारे ही जो शिफ्ट है वो कवर कर सकूं। बाकी जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, टेक्स्ट बुक पर जाकर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर ये जो मॉक टेस्ट सीरीज रहती है ये 1 साल की वैलिडिटी में जितने चाहे आप किसी भी एग्जाम की मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित अटेम्प्ट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।